हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हुई, मगर इस दौरान मैं भी कुछ तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी और बीच में प्लस मेरे एग्ज़ाम्स भी आ गए थे तो मैं फंस गया था। और एमए रेगुलर करना मतलब कि एक हिसाब सेमेस्टर वाइज में फंस जाना बहुत ही तगड़ा हिसाब किताब है उसका। फाइलें बनाते रहो, असाइनमेंट प्रेजेंट करते रहो, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जो पढ़ाने की जो यूट्यूब पे शैली थी वो प्रभावित काफ़ी हुई। सही आ रहा माइक। तो अब समय मिला है, फर्स्ट ईयर क्लियर हो गई है। अब देखते हैं कि समय मिलता है तो फिर वीडियो लगातार कंटिन्यू रखेंगे। फ़िलहाल में मैं पॉलिटिकल साइंस, आप सभी की कृपा से मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस उपलक्ष्य में मैं पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस डालना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, लगभग विस्तार से समझेंगे संविधान क्या है, भारत संविधान है क्या, इस बारे में भी समझेंगे। पर सबसे पहले आज समझेंगे हम टॉपिक टर्म संविधान। मतलब कि जो नए बच्चे आए हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में या जो पुराने हैं जिन्हें पॉलिटिकल साइंस एक कठिन विषय लगता है, तो उनके लिए आसानी से थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। पूरा विस्तार से समझेंगे, आराम से सभी पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे अपने हाथों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दिए नहीं हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। चलिए वीडियो चालू करते हैं अपने आज की। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हमारा टॉपिक है आज का संविधान। क्या इतना बड़ा ठीक है? अभी देखता हूँ जरा मैं पहले, इतना बड़ा ठीक भी लिखा जा रहा है, सही नजर आ रहा नहीं आ रहा। जो संविधान है तो जो संविधान है, संविधान पर बात करते हैं। सबसे पहले संविधान है क्या, इसमें हम 4 प्रश्न के संविधान से जुड़े हुए हम पहले 4 प्रश्नों को समझते हैं पहले हम, फिर उसके बाद में हम चीज़ों को समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आपके दिमाग में आता होगा कि संविधान क्या है, या मैं कहूँ इसकी परिभाषा क्या है, सर्वमान्य परिभाषा जो इसकी है। फिर दूसरे क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आता होगा वो ये है आपका संविधान का महत्व क्यों है, या महत्व क्या है, या हमें जरूरत क्यों पड़ती है संविधान की, या आवश्यक क्यों है ये। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता होगा कि ये लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, गणतंत्र, ये जो शब्द हैं इस उपलक्ष्य में संविधान का इन सब के प्रति क्या दृष्टिकोण है, या ये तत्व संविधान में क्या असर दिखाते हैं, या मैं कहूँ जो संविधान है वो प्रकार कितने प्रकार का है। जो मैं बताऊँ आपको, मैं संविधान के प्रकार के बारे में बताऊँगा आपको आज। तो इस पॉइंट पे बात करेंगे हम। तो इन चीज़ों को आज हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने होता है संविधान क्या है, या संविधान की परिभाषा क्या है। तो इसे इस प्रकार समझिए आप कि किसी भी कंपनी को या परिवार को या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक नियमों कानूनों की आवश्यकता होती है व्यक्ति को। ठीक है, उन्हीं लिखी हुई नियमों का या विधियों का संग्रह उसके लिए संविधान कहलाता है। जैसे कंपनी चला रही है, उसके लिए मैनेजमेंट, पूरा प्रशासनिक और विधायिक नए कानून कैसे बनेंगे, ऊपर से नीचे तक सीईओ, एमडी जो बैठते हैं, मालिक से लेकर नीचे तक, आम किसी कंपनी को कर्मचारी तक या फिर उसके ग्राहक तक कैसे जोड़ना है इकोनॉमिक्स में, तो वो पूरा जो उसके नियम रेगुलेशन है वो सभी संविधान कहलाएंगे। यदि हम ये डेफिनेशन हार्ड रहे तो ऐसे समझिए आसानी से। तो संविधान क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले
तो ऐसा समझिए आप कि संविधान जो है वो किसी भी देश को चलाने के लिए आवश्यकता में पड़ने वाले नियम, संचालन संबंधी नियम और कानूनों का संग्रह है, जिसके अनुसार किसी भी देश का संचालन होता है या संचालन व्यवस्था को निर्धारित किया जाता है किस प्रकार संचालित होगी, या शासन व्यवस्था भी उसके हिसाब से पता पड़ती है। मतलब कि हम कहें किसी भी देश की सर्वोच्च विधि किसी भी देश की सर्वोच्च विधि क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो कोई भी आपका देश है उसके अंदर जो सबसे ऊंची जो विधि होगी वो क्या कहलाएगा? आपका संविधान कहलाएगा। और यही निर्धारित करता है कि उसका जो देश का स्वरूप है या वो उसकी सीमा को तय करता है, उस देश की सीमा को भी तय करता है, ये उसे संचालन के संबंधी सभी नियम तय करता है, और जितनी भी अन्य विधियां उस देश के अंतर्गत बनाई जाएंगी उस सीमा के अंतर्गत बनाई जाएंगी जिस सीमा का इसके अंदर जिक्र किया गया होगा संविधान के अंतर्गत, वो उसके अंदर क्या होंगी? मान्य होंगी। ठीक है। और जितनी भी सभी विधियां बनाई जाती हैं सरकार द्वारा वो इसके अंतर्गत ही हो, इससे ऊपर ना हो, इसका उल्लंघन ना करती हो। इस चीज़ का भी निर्धारण किस द्वारा किया जाता है? संविधान द्वारा ही किया जाता है कि नहीं बनाई गई विधि उचित है या अनुचित है। वो संवैधानिक जो दस्तावेज है उसको कहीं ऊपर तो नहीं है उससे, तो सबसे ऊंची विधि होगी हमारी संविधान। तो संविधान क्या समझे हम? संविधान से तक हमने ये समझा कि किसी भी देश की सबसे ऊंची विधि जो होती है वो संविधान होती है, सर्वोच्च विधि, और यह उस देश के सभी प्रशासनिक दायित्वों को निर्धारित करती है, संचालन संबंधी और उसका स्वरूप बताती है, उसकी सीमा को तय करती है, प्लस जितनी भी अन्य विधियां इसके अंतर्गत बनाई जाएंगी वो सभी इसके अधीन होनी चाहिए संविधान के, ये निर्धारित कराता है संविधान। और जब हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी राज्य के नागरिकों द्वारा, किसी भी राज्य का यहाँ पे जो कॉमन सेंस है वो देश ही है, आपको बता देंगे कि राज्य का कॉमन सेंस देश ही है। भारत भी एक राज्य के स्तर पे ही आता है उसमें। और जब हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत देखते हैं तो भारत को देश नहीं कहा जाता अलग से, जैसे कि हम आमतौर पर हम देश शब्द का प्रयोग करते हैं, मगर राजनीति विज्ञान में वहाँ भारत के लिए राज्य शब्द का प्रयोग है। आप जब भारत की प्रस्तावना पढ़ती हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण परिपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें भी जो राज्य गणराज्य जो शब्द है, देश नहीं आया वहाँ पर भी राज्य, तो लोक कल्याणकारी राज्य हैं, देश नहीं होता। तो देश कहाँ होता है इस बारे में आपको बता देंगे, वो कहाँ इसका जाके अपभ्रंश हो गया या कहाँ जाके इसे देश कहा जाने लगा, क्यों विकसित हुआ, ये सब इसके बारे में बता देंगे आपको। पहले यहाँ समझिए, किसी भी देश की सबसे सर्वोच्च विधि संविधान कहलाता है। और यह है दूसरा डेफिनेशन इसकी ये भी है कि किसी निश्चित समयावधि में तैयार लिखित वैधानिक दस्तावेज जिसे उसके या उसके का मतलब है यहाँ पे राज्य, मतलब कि उसके राज्य के व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है। संविधान कहलाता है। तो किसी निश्चित समयावधि में तैयार
किसी एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में तैयार वैधानिक दस्तावेज, वैधानिक लिखित दस्तावेज, जिसे उस राज्य के नागरिकों ने संचालित, मतलब कि उसको संचालन पूरा राज्य का करने के लिए या फिर उसके अंदर विधि निर्माण के लिए बनाया गया है, प्रशासनिक व्यवस्था सब चीज़ों के लिए, तो फिर वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। वहीं जब हम इस परिभाषा की बात करते हैं तो ये परिभाषा कहीं ना कहीं हमें ब्रिटेन के संविधान पे पर्याप्त नहीं होती दिखाई देती है बस, क्योंकि ये देखा निश्चित समय अवधि में तैयार लिखित वैधानिक दस्तावेज, यहाँ पे हमें ये चीज़ मिली आपको। देखिए, तो एक तो बात करें निश्चित समय अवधि और वैधानिक दस्तावेज, वही हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के पास दोनों ही नहीं है, ना तो वो निश्चित समय में तैयार हुआ है किसी, ना तो उसका कोई निश्चित समय में तैयार हुआ संविधान, और ना ही वो वैधानिक लिखित उसका प्रारूप है। तो ये लिखित संविधान की डेफिनेशन हो गई, हिसाब से हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन का संविधान है वो भारत के संविधान से अलग है, और उस चीज़ को हम समझेंगे जो हम समझेंगे संविधान के प्रकार। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई। संविधान क्या होता है? किसी भी देश की सबसे ऊंची सर्वोच्च विधि होता है, जो जिसके अंतर्गत संचालन संबंधी सभी नियम होते हैं, जो राज्य के स्वरूप को, उसके क्षेत्रफल को, सभी को निर्धारित करता है, और उसके अंतर्गत जितनी भी विधियां बनाई जाएंगी वो सभी किसके अधीन रहेंगे? आपके संविधान के अधीन ही रहेंगी। उसके बाद दूसरी परिभाषा मैंने आपको दी इसकी कि किसी निश्चित समय अवधि में तैयार लिखित वैधानिक दस्तावेज जिसे उसके राज्य के व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है, वो बनाया गया है। इससे आगे चाहो तो आप ये ऐड कर सकते हैं कि बनाया गया है किस लिए? संचालन संबंधी नियमों के लिए, अपने अधिकारों के लिए। वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। या और ये तो होगा हमारा संविधान क्या है। तो आशा करता हूँ संविधान समझ में आया सभी को, संविधान क्या है। ठीक है, यदि फिर भी कोई दिक्कत पड़ती है आपको तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी परिभाषा बिल्कुल लिखी हुई मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो संविधान समझ में आया मेरे हिसाब सभी को। ठीक है, अब चलिए बात आते हैं कि संविधान सर्वोच्च विधि है किसी भी देश की, सबसे ऊंची विधि है, ये तो हमने जान लिया, और निश्चित समय अवधि में तैयार की जाती है लिखित संविधान के लिए वैलिड है चीज़ें। अब हम समझते हैं कि संविधान का महत्व क्या है। कर तो नहीं रहा नीचे से, नहीं कट रहा। तो अब हम समझते हैं कि जो आपका वो है संविधान का महत्व या संविधान आवश्यक क्यों है, इन बिंदुओं पर भी हम बात करते हैं। अब देखिए, अभी मैंने बताया, पहली बात तो यहीं से निकल गई कि संविधान, ठीक है, किसी देश की सर्वोच्च विधि होती है, ये तो परिभाषा हो गई। चलो ये भी परिभाषा हो गई। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये संचालन संबंधी नियम निर्धारित करता है। तो पहली चीज तो हमारी निकली कि भैया शासन का स्वरूप निर्धारित करता है हमारा, शासन का अब शासन का स्वरूप कैसे, जैसे लोकतंत्र है या राजतंत्र है, तो इन रूपों को कम से कम निर्धारित करता है। अब ये स्वरूप भी हम पढ़ाएंगे जब आपको शासन के प्रकार, वहाँ पर चलो हम आपको बता देंगे एक एक शब्द को, मतलब कि डीपली डिनोट करते चलेंगे। अब कोई स्टेट एग्ज़ाम के लिए हम थोड़ा सोच के चलेंगे, कोई स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम हो आपका, और थोड़ा डीपली चीज़ों को देखते चलेंगे। चलिए, शासन का स्वरूप भी निर्धारित करता है कि राजतंत्र है या फिर लोकतंत्र है, किस हिसाब से है। ठीक है, तो फिर ये शासन का स्वरूप बताएगा। जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जबकि भारत का लोकतंत्र ब्रिटेन के लोकतंत्र से अलग है। उन दोनों के लोकतंत्र में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक भी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। वो संसदीय प्रतिनिधि प्रणाली, एक राष्ट्रपति की आती है सीधा, एक संसद वाली आती है। हमारे भारत में संसद वाली प्रणाली लागू है, ब्रिटेन में भी संसदीय है, मगर ब्रिटेन में अलग है। फिर भी वहाँ पे क्राउन का हिसाब किताब, वहाँ का जो राजा है वो जन्म से ही बनता है, वंशानुगत है यहाँ का, जबकि जो राजा है राष्ट्रपति वो उसका चुनाव होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को डिफरेंस समझिए। तो सबसे पहली बात, संविधान क्यों आवश्यक है? क्योंकि संविधान किसी भी देश के या किसी भी राज्य के शासन के स्वरूप को निर्धारित करता है। पहला पॉइंट आपका ये रहा।
ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो आपको संविधान क्यों आवश्यक है, दूसरी चीज ये सरकार की शक्तियों का स्रोत होता है। जो आप गवर्नमेंट चुनते हैं उनको जो शक्ति प्राप्त होती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्राप्त होती है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों से प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब समझिए इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सोर्स जो है पावर का वो जनता ही है, वहाँ की पॉपुलेशन ने जिसने संविधान को बनाया। हम सरकार को चुनते हैं, मंत्रियों को, एमएलएज को चुना के बैठाते हैं विधायिका में, तो फिर वो कहीं ना कहीं शक्ति किससे प्राप्त करते हैं, वो संविधान से ही प्राप्त करते हैं। मगर जो संविधान है वो शक्ति किससे प्राप्त करता है, हमसे। तो फाइनली जो शक्ति है वो जो भारत की जनता के पास ही है। तो उसी कि भारत सरकार की शक्तियों का स्रोत जो है वो क्या करता है, संविधान है उनका स्रोत, और संविधान का हम है। दूसरी बात, सरकार की शक्तियों का स्रोत है वह तथा उनका वर्णन करता है कि ये शक्तियाँ सरकार के पास हैं, और सभी सरकारी जो संस्थाएं हैं उनकी शक्तियों का भी अलग अलग वर्णन करता है कौन, भारतीय संविधान। ठीक, अब आगे समझते हैं इसमें थोड़ा सा और। दूसरी बात, सरकार की या सरकार के उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सरकार को शक्ति तो देता ही देता है, मगर साथ ही में सरकार को लायबिलिटीज, दायित्व भी देता है कुछ। ठीक है, दायित्व देता है, उन्हें उत्तरदायित्व देता है कि आपको जिस पब्लिक ने चुनकर भेजा है यहाँ पर, उनके प्रति आपको ये काम करते हैं। जब भी उसमें लिखा जाता है राज्य का स्वरूप कैसा होता है, लोक कल्याणकारी है, ठीक है, वो इसलिए लिखा जाता है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष जो शब्द है इनका मीनिंग है। ठीक है, तो सरकार के उत्तरदायित्व का भी निर्धारण करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपकी ये उत्तरदायित्व है, आपको ये जिम्मेदारी जो सरकार के प्रति, जनता के प्रति पूरी करनी होगी। अकाउंटेबिलिटी रहता है इससे सरकार। तीसरी बात, ये सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। अब क्योंकि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, तो अन्य से बनाई गई विधियां इसके अंदर होगी, ताकि सरकार अपनी मनमानी कोई विधि बना ले जिससे वहाँ की प्रजा का अधिकार, प्रजा के अधिकारों का हनन हो या वहाँ की प्रजा परेशान हो। इसीलिए संविधान सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। मतलब कि निरंकुश होने रोकता है, मैं कहूँ सरकार जो है, सरकार के लिए सीमाएं तय करता है। सीमाएं तय करता है। जो संविधान है वो सरकार के लिए सीमाएं तय करता है कि ये आप यहाँ तक आपके पास में अथॉरिटी है, यहाँ तक आप कर सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो संविधान क्यों आवश्यक है समझे हम, पहली बात। प्लस इसके अंदर विधियां हैं, ये न्यायिक स्रोत भी है। ये दूसरे नंबर पे ये संविधान इसलिए भी आवश्यक है कि ये विधायी कौमा न्यायिक कौमा व प्रशासनिक स्रोत भी है। ठीक है, प्रशासनिक स्रोत भी है कि संविधान से ही विधायिक संबंधी सभी कानून, संचालन, सभी संबंधी नियम, न्यायिक स्रोत भी है। न्यायिक कई बार हम इसके न्यायिक लेने जाते हैं, अधिकारों के तहत मौलिक जो अधिकार है हमारे, उनके लिए हम संविधान का सहारा लेते हैं। तो न्यायिक निर्धारित करता है, न्यायिक जो आपके उपबंध हैं उनको भी प्रदान करता है, और विधायी उपबंध भी प्रदान करता है, तथा प्रशासनिक उपबंधों का भी इसमें जिक्र होता है। तो इन चीज़ों का भी इसके अंदर क्या होता है, स्रोत होता है, पूर्ण उल्लेख होता है। तो इसलिए किसी भी देश का संविधान जरूरी होता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि संविधान क्या है, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी तक भी? चलिए
यदि क्लियर नहीं हो तो कमेंट कर दीजिए, एक छोटी सी वीडियो बनने डल जाएगी, कोई बात नहीं। दूसरा, संविधान का महत्व क्या है, संविधान आवश्यक क्यों है। यदि संविधान नहीं होगा किस देश के पास तो उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा। सरकार अपनी मनमानी कर सकती है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब हो जाएगा, या सरकार के वर्णन नहीं होगा। और कहीं जब वर्णन नहीं होगा उनका, सरकार की सत्ता स्रोत का जब वर्णन नहीं होगा, मान लीजिए संविधान नहीं है हमारे पास में, तो ये चीज़ तो पूरी गायब यहाँ से, सत्य का वर्णन नहीं है, तो सरकार निरंकुश हो सकती है क्योंकि वर्णन नहीं है। क्योंकि सरकार के पास निरंकुश होने क्या है बेटा, उसके पास सीमाएं खत्म हो जाएगी वहाँ से उसकी आपकी है, और वो सरकार कैसा रूप धारण कर लेगी, तानाशाह हो जाएगी सरकार आपकी, ठीक है, निरंकुश हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें संविधान का महत्व है, ये सभी चीज़ें। प्लस संविधान जो है वो जो वहाँ की जिस देश में बनाया गया है उन्हें भी उनके आदर्शों को निर्धारित करता है उन लोगों को द्वारा। कुछ लोगों को भी संविधान से अपेक्षाएं होती हैं जो उन्हें चाहिए जिंदगी के बेसिक के लिए, तो वो उनके अधिकारों की रक्षा भी करता है। तो तीसरे नंबर पे नागरिकों के मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अब ये मूल अधिकार क्या है, देखिए विधायी अधिकार अलग है, मूल अधिकार अलग है। विधायी अधिकार है कानूनी अधिकार, मगर मूल अधिकार है वे अधिकार जिनके बगैर इंसान का जीवन जीना कठिन हो जाए, या मानव ना रहकर वो क्या बन जाए, वो एक अमानवीय श्रेणी में आ जाए, जानवर की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ कि यदि आप समाज में घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं भी बाहर सामाजिक सार्वजनिक प्लेस पर घूमने गए और वहाँ पर घूमने से रोक दिया जाए, तो लॉकडाउन के समय वैसा हुआ था जब घूमने से रोक दिया गया, वो एक इमरजेंसी थी, ठीक है, मगर जब ऐसा हुआ तो अंदर से एक हेजिटेशन सी रहने लगी लोगों के, या आपको कहीं नीचा दिखा दिया किसी सामाजिक व्यवस्था समाज में किसी जगह पर, तो आपका सम्मान के बिना जीना, व्यक्ति का जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो वो सम्मान भी ज़रूरी है। प्लस मैं आपसे कहूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि अब कोई बलशाली व्यक्ति आके आपसे आपका पैसा छीने या फिर आपकी रोटी छीने, तो फिर वहाँ पर भी आपका जीना आराम हो जाएगा। फिर भैया गरीब व्यक्ति का या फिर कमज़ोर वर्ग के लोगों का जीना वहाँ पर शोषित हो जाएगा, वहाँ पर वो शोषित लोग हो जाएंगे। तो इसलिए उनको कुछ अधिकार दिए गए कि नहीं, ये बराबरी का यहाँ पर अधिकार है, हर कोई अपने शांति से रहेगा। तो वे अधिकार जिनके बगैर मानवीय जीवन मानव सा ना लगे, वो क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार। तो इनके बगैर, इनकी उपस्थिति के बिना जीवन ही संभव नहीं है मानव का, आसान समझ लीजिए, ठीक है। तो इन चीज़ों में मौलिक अधिकार उनकी रक्षा भी करता है, आपको प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है, कुछ अधिकार देता भी है स्पेशली आपको वो। प्लस जो व्यक्ति है वो संविधान से अपेक्षाएं करता है कि हाँ हमें ये चीज़ें हमारे संविधान से प्राप्त हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को एक सुपर नागरिक मतलब सुपर ह्यूमन बना देता है संविधान। आपको लगता है कि हमारे पास शक्ति नहीं है, मगर जब हम संविधान पढ़ रहे हैं तो आगे चल के जानेंगे कि हमारे पास में कितनी शक्तियाँ ऐसी हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है भारत में आने के बाद, मगर हमें भारत में रहने के बाद वो चीज़ें प्राप्त हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी हम समझते चलेंगे। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर भी है सभी को। तो ये चीज़ें संविधान इसलिए जरूर है, संविधान नहीं होगा तो फिर मूल अधिकारों की रक्षा भी नहीं हो पाएगी, तानाशाह हो जाएगी। अगले टाइप पे हम पढ़ेंगे संविधान के प्रकार। अब संविधान के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार ही होते हैं हर तरीके से, मगर बात ही हम दो प्रकार में कहाँ कहाँ समझ सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, एक मैं बात कहूँ आपसे, अब सबसे पहले मैंने कहा लिखित संविधान, अलिखित संविधान। लेखन के आधार पर बात करते हैं हम, दस्तावेज के आधार पर बात करते हैं तो दो तरह के दस्तावेज होते हैं, एक लिखित दस्तावेज, एक अलिखित दस्तावेज, ठीक है। वो दस्तावेज नहीं होता मतलब कि, ठीक है। तो लिखित होंगे या तो संविधान किस देश का, या फिर क्या होगा, अलिखित होगा। तो प्रथम में दो टाइप ही आती हैं आपकी, लिखित और अलिखित। दूसरा वाला आपका आता है
शासन के आधार पर हम लिखते हैं, ये देखिए जी, तो शासन के आधार पर लिखते हैं, आप संशोधन के आधार पर भी लिखते हैं। मैं कहूँ कठोर संविधान, इसे बोलते हैं हम अनम्य संविधान भी इसे बोलते हैं हम। फिर आता है हमारा लचीला संविधान, कोमल संविधान बोल सकते हैं, हम बोलते हैं नम्य। बाद में दो प्रकार ये होते हैं हमारे, कठोर और कौन सा भी आपका लचीला संविधान। उसके बाद में दो और संविधान के प्रकार हैं, वो है एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान। तो दो दो के तीन पेड़ बने हमारे। तो बात ये होती है, कोई भी आपसे पूछता है संविधान कितने प्रकार होता है, उसे पूछना आप किस आधार पर पूछ रहे हैं। आप लिखित के आधार पर पूछ रहे हैं, राइटिंग के आधार पर, तो भैया दो प्रकार के। आप उसमें संशोधन के आधार पर पूछ रहे हैं, तो भैया फिर दो प्रकार के, कठोर लचीला। आप पूछ रहे हैं उसमें शासन व्यवस्था के आधार पर, तो कैसा, एकात्मक और संघात्मक, दो प्रकार के होते हैं। अब हमने जाना ये प्रकार, ठीक है, कुल मिलाकर संविधान के प्रकार समझे। अब इनके बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिर डालते हैं हेडिंग कौन सी भैया, लिखित संविधान। सबसे पहले जब हमने लिखित संविधान डाला, तो लिखित संविधान क्या है, तो इसकी परिभाषा वही है, किसी निश्चित समय अवधि में तैयार, किसी निश्चित समय अवधि में किसी राज्य के नागरिकों द्वारा तैयार संचालन संबंधित अपने मौलिक अधिकारों के लिए तैयार दस्तावेज, वैधानिक दस्तावेज, जिसे पूरी वहाँ की देश की जनता ने क्या दे दिया, स्वीकृति दे दिया, वो क्या कहलाता है, संविधान का दर्जा प्राप्त कर लेता है अपना। उसमें संचालन संबंधी मौलिक अधिकार के उपलब्ध सभी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। तो इसकी क्या क्या विशेषता है उन पर हम बात करेंगे। तो देखिए पहली विशेषता, या फिर आपके सामने क्वेश्चन आता होगा कि जब ब्रिटेन के पास लिखित संविधान है, ठीक है, ब्रिटेन के पास जब लिखित संविधान है, ब्रिटेन के पास जब अलिखित संविधान है, तो भारत के पास लिखित संविधान है। यदि क्या होता भारत के पास अलिखित संविधान होता, यदि सोचिए क्या होता भारत के पास अलिखित संविधान होता, अंतर समझिए पहले। और दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, मतलब कि आप सामने दो क्वेश्चन यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ। देखिए जरा पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या होता यदि भारत के पास अलिखित संविधान होता। वैसा हालांकि ये होता नहीं, संविधान निर्माता ऐसा होने नहीं देते कभी भी, ठीक है। अलिखित संविधान या लिखित संविधान ही क्यों चुना गया, लिखित संविधान ही क्यों चुना गया, ठीक है। तीसरे नंबर पर लिखित संविधान ही क्यों चुना गया, इस बारे में बात करेंगे हम। तीसरी जो आपकी चीज़ है यहाँ पर वो है कि लिखित संविधान ही क्यों चुना गया। चलो ये क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ, इनसे क्वेश्चन का, दो क्वेश्चन का आंसर देंगे, बात खत्म। तो भारत के पास लिखित संविधान होता, तो पहली बात तो ये पूरा जो कंडीशन है, वो भारत के निर्माता, संविधान निर्माता जो है, जितने भी थे हमारे लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के सदस्य, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, वो सभी या जितने भी अन्य व्यक्ति थे जो संविधान सभा में उपस्थित थे, तो अलिखित प्रारूप को मानने के लिए वो राजी नहीं थे। क्यों नहीं थे राजी, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया, जो भारत की प्राचीन स्थिति के अनुसार हम चलते हैं, ठीक है, वो एक भारत शुरू से ही एक धार्मिक देश रहा है, बहुत ज़्यादा आस्थाओं से परिपूर्ण रहा है, ठीक है। तो कुछ भारत की धार्मिक की विशेषता भी हैं, कुछ बुराइयां भी रही हैं अपनी अलग ही, ठीक है, जिसमें से एक है वर्ण व्यवस्था।
तो यदि भारत के पास यह लिखित संविधान होता तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार इसे चलाना पड़ता, या फिर वो वेदांतों के अनुसार चलाना पड़ता, जिसमें आपको पता हो महिलाओं के प्रति जो विचार हैं वो सही नहीं है, और जो निचली जो माइनॉरिटीज़ हैं ओबीसी, एससी और एसटी या आदिवासी जनजाति, तो इनके अधिकारों को कहीं ना कहीं हनन हो जाता। तो इसलिए भी शासन का स्वरूप जो था वो संविधान बनाते वक्त, ताकि इन्हें भी बराबर मेजोरिटी, इनके भी बारे में उपबंध लिख दिए जाएं। जो बहुसंख्यक वर्ग है वो अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की उपेक्षा ना कर सके। इसीलिए यहाँ पर जो संविधान का प्रारूप है वो कैसा लिखा गया, हमारा लिखित लिखा गया, जिसमें उपबंध दिए गए अल्पसंख्यकों के लिए भी। यदि किसी देश के पास अलिखित संविधान, जैसे ब्रिटेन में, तो वहाँ पर जो मेजोरिटी होगी, जो कानून होगा वो बहुसंख्यक वर्ग का होगा, वहाँ पे माइनॉरिटी की क्या होगी, उपेक्षा ही होगी अधिकारों की। तो पहली बात तो ये होता नहीं। दूसरी बात, लिखित संविधान ही क्यों चुना गया, लिखित संविधान ही आवश्यक क्यों है, या लिखित संविधान ही क्यों जरूरी है, इस पर हम बात करते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आप जवाब इस प्रकार लीजिए कि मैंने बताया कि लिखित संविधान, सबसे पहली बात ये लिखित है। अब ब्रिटेन का संविधान है अलिखित, उससे हम बोलते हैं परंपरावादी संविधान या अलिखित संविधान, रूढ़िवादी संविधान बोल देते हैं। वो जो संविधान है अलिखित, मतलब कि वो एक निश्चित समय अवधि में तैयार नहीं होता, वो सालों साल की परंपराओं द्वारा निर्मित होता है। जिसे जैसे परंपरा बनती जाती है, वहाँ के लोग उन परंपराओं को ग्रहण कर लेते हैं और उसके अनुसार ही वे संविधान में क्या ली जाती हैं, अपना ली जाती हैं। तो ऐसे ही वहाँ का संविधान बनकर तैयार होता चला गया और वहाँ के संविधान लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ तक कि कई लेखकों का ये भी कहना है, कि विद्वानों का, कि ब्रिटेन के पास तो खुद का कोई संविधान है ही नहीं, यदि है तो ब्रिटेन उसे उपस्थित करे। अब वो अपने अपने मत की बात है कि है या नहीं। हम कह रहे हैं कि जो अलिखित संविधान होता है उसमें जो सरकार है जनता द्वारा चुनी गई, वो तानाशाह या मैं कहूँ असीम शक्तियाँ धारण कर लेती है। तो सरकार को निरंकुश होने से रोकने के लिए भी लिखित संविधान का प्रावधान आवश्यक है। कैसे, यदि मान लीजिए ब्रिटेन में आज कानून बन जाए कि प्रत्येक 60 साल के व्यक्ति को 1 साल वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा या वहाँ जाना पड़ेगा वगैरह कुछ भी काम, या फिर उन्हें 60 साल उम्र पार कर चुके व्यक्ति को बाहर सड़कों पर नहीं घूमने दिया जाएगा, तो वहाँ ये कानून बन सकता है आराम से, क्योंकि वहाँ पर सरकार के लिए सीमा तय करने का कोई स्रोत ही नहीं है। हम सरकार की किस सीमा के आधार पर तय करेंगे, लिखित संविधान के आधार पर तय करते हैं, वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर यह कानून बन सकता है आराम से। मगर यही चीज़ें हम भारत के उपवेक्ष में कहें कि भारत सरकार ऐसा कहे कि प्रत्येक 60 साल उम्र पार कर चुके व्यक्ति को सरकारी स्थानों पर या सार्वजनिक स्थलों पर घूमने का कोई अधिकार नहीं होगा, तो फिर वहाँ पर हम इस चीज़ के प्रति न्याय मांग सकते हैं, क्योंकि संविधान द्वारा हमें कहीं भी आने जाने का और या रहने का, बसने का अधिकार प्राप्त है। वो बात अलग है, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, मगर जब से सरकार बनी है, ये बीजेपी सरकार बनी है हमारी, तो उसके बाद में उन्होंने वहाँ से 370 धारा हटा दी जम्मू कश्मीर से, और 370 धारा हटने के बाद में कुछ जो स्पेशल राइट्स थे जम्मू कश्मीर के वो ख़त्म हो गए कुछ, और वहाँ पर भी वो आप ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ भी बच सकते हैं। मगर इसमें कुछ अपवाद ये भी हैं कि आप जो सेना संबंधी जगह हैं, जो मिलिट्री जगह हैं, जो खुफिया जगह हैं सरकार की, आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, तो सरकारी बाकी आप सब जगह पर घूम सकते हैं। तो लिखित संविधान इसलिए चुना गया कि वो सीमा तय कर देगा। दूसरी बात, तो जहाँ पर भी लिखित संविधान होता है वहाँ संसदीय सर्वोच्चता नहीं होती, वहाँ संविधान सर्वोच्च होता है, और जहाँ अलिखित संविधान होता है वहाँ संसदीय सर्वोच्चता होती है, संसद ही सब कुछ कर सकती है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि सबसे पावरफुल संसद, सबसे शक्तिशाली संसद किस देश की है, तो आपका जवाब होना चाहिए ब्रिटेन की सबसे शक्तिशाली संसद है, क्योंकि वो कुछ भी कानून बना सकती है। ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है, बस एक काम नहीं कर सकती, वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री घोषित नहीं कर सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है, इतनी पावरफुल है वो संसद, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जबकि भारत की संसद जो कुछ भी करेगी वो किसके अंतर्गत करेगी, संविधान के। वो संविधान के अंदर संशोधन तो कर सकती है, मगर बिना इसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदले, मौलिक ढांचे को बदले। तो
लिखित संविधान जाना भैया क्या है, ठीक है, और क्यों चुना गया लिखित संविधान ये पता पड़ गया कि ये सीमांकन तय करता है लिखित संविधान, ठीक है, प्लस अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी कुछ प्रावधान करता है। हर वर्ग का इसमें ध्यान रखकर लिखा जाता है, हर वर्ग को उचित भागीदारी मिलती है और समान अधिकार दिए जाते हैं। कुछ स्पेशल राइट्स भी उन्हें दिए जाते हैं, जैसे कि आरक्षण है निचले वर्गों के लिए कुछ हमारे, तो ये भी इसमें हमें एक विशेषता देखने को मिलती है लिखित संविधान की। समझे कुल मिला के। आप जब नोट्स बनाते हैं किसी चीज़ के, इसके नोट्स बनाए आप पढ़ के, तो पहले मेरी बात को पूरा सुनिए, रफ पे नोट करते रहिए, उसके बाद नोट्स बनाइएगा वीडियो को आराम से, फिर दोबारा वीडियो देख के जब नोट्स बनाइएगा। तो लिखित संविधान क्लियर हुआ, और मैं आशा करता हूँ कि अलिखित संविधान भी क्लियर होगा ही होगा। तो लिखित संविधान जो है आपके भारत में है, उदाहरण मैं आपको कहूँ, और अलिखित संविधान आपका कहाँ है भैया, ब्रिटेन में है। तो यहां तक ये चीज क्लियर हुई। अब जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है हमारा कठोर संविधान और लचीले संविधान, संशोधन के आधार पर। तो अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कठोर संविधान क्या होगा। मैंने आपको ऑप्शन दिया यहाँ पर, मैंने आपसे पूछा कठोर, अब ये बात नहीं, सबसे पहले हम किसके प्रकार पर पढ़ रहे हैं, हम संशोधन के आधार पर। आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, कठोर और लचीला। तो कठोर संविधान में डैश तो मैंने पहले लिखा संशोधन नहीं हो सकता, दूसरा संशोधन हो सकता है। बताइए जरा, इनमें से बताइए कोई सा भी कठोर संविधान होगा जिसमें संशोधन हो जाए या इसमें संशोधन ना हो, बताइए आप जरा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह आई कि जो कठोर संविधान है, बताइए इसमें संशोधन होगा नहीं होगा। चलिए, तो ऐसा समझिए कि दुनिया का कोई भी संविधान है उसमें संशोधन होगा ही होगा, चाहे वो कठोर हो या लचीला, इस बात से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब संशोधन क्यों होगा, संशोधन आवश्यक क्यों है, संशोधन आवश्यक क्यों है, इसे समझिए, फिर कठोर लचीला अपने आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा संशोधन आवश्यक क्यों है। चलिए, संशोधन तो संशोधन आवश्यक क्यों है। अब मैंने आपसे शुरू में संविधान की परिभाषा देते वक्त कहा था, लिखित संविधान की किसी निश्चित समय अवधि में तैयार, अब किसी फिक्स टाइम पीरियड में होगा। अब समय जब आगे बढ़ेगा तो क्या सभी स्थितियां एक जैसी रहती हैं। आप इस प्रकार समझिए कि काफ़ी समय पहले भारत में इंटरनेट कुछ नहीं था नाम की कोई भी चीज़, और स्मार्टफोन नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, मगर आज सबके पास है, ठीक है। क्या संविधान जो बना उस समय भी स्थिति भारत की ऐसी ही थी या स्थिति आज से भिन्न थी, आप ये बताइए पहले आप, ठीक है। स्थिति, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थिति उस समय से बिल्कुल ही भिन्न थी, अलग ही थी, अपोजिट थी। तो आने वाली स्थिति को देखते हुए अपने समय के अनुसार उस देश के नागरिक फिर से संशोधन कर सके उसमें, इसीलिए ही संशोधन का प्रावधान दिया जाता है, ताकि अपने अनुसार उसमें नए कानूनों को, नए नियमों को जोड़ सकें समय के साथ साथ में। इसलिए हमने संशोधन का प्रावधान संविधान में रखा है किसी भी देश के नागरिक द्वारा। तो संविधान में संशोधन तो होना आवश्यक जरूरी है। यदि संशोधन ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर थोपी हुई लगने लगेगी इंसान को। जैसे कि आजकल साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो साइबर क्राइम को लेकर भी कई संशोधन हो चुके हैं, सरकार द्वारा कानून बनाए जा चुके हैं। तो यदि संशोधन ही नहीं होता तो फिर संशोधन संविधान में ऐसा कुछ उपबंध नहीं होता, तो फिर ये सभी चीज़ें व्यर्थ सिद्ध होती हैं। आज के समय में संविधान जो प्राचीन समय का था, तो हर चीज़ की, हर समय की बेसिक नीड्स अलग होती हैं। जैसे कि अभी केरल ने पीछे इंटरनेट को
मौलिक अधिकार घोषित किया, ठीक है, तो क्या उस समय भी इंटरनेट मौलिक अधिकार था? बताइए आप। क्या मौलिक अधिकारों का मतलब वे अधिकार जिनके बिना इंसान को जीने में असहजता महसूस हो? तो आज के समय में होती है लोगों को। घर में आटा हो ना हो मगर डाटा जरूर मिलता है लोगों के, ठीक है। और भी ऊपर से बहुत बड़ी बात की इंटरनेट का इतना प्रचलन बढ़ गया है, हर युवा को इसकी लत से लग गई है। पहले फ्री में नेट चलाने को देती है, ये मोबाइल कंपनी ने दिया, फिर बाद में इंटरनेट की लत लग गई। वो बात अलग है कि भारत में जो डाटा की दरें हैं वो विदेशों से बहुत ही कम है, बहुत ही कम तमाम, जबकि विदेशों में इसके कई गुना ज़्यादा हम डाटा प्राइस रेट में हम खरीदते हैं। तो संशोधन की आवश्यकता तो पता पड़ा। अब फिर कठोर संविधान है क्या? तो वह संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल हो, कठोर संविधान कहलाता है। तो ऐसा संविधान जिसमें संशोधन आसानी से ना हो सके, हो तो जाए मगर उसकी जो प्रक्रिया है वो जटिल हो आपकी जो प्रक्रिया है उसकी प्रोसेस संशोधन करने की वो जटिल हो, वो कहलाता है कठोर संविधान। जैसे अमेरिका का संविधान बहुत ही कम संशोधन हुए हैं, 13 से 14 पन्नों पर सगला संविधान खत्म हो जाता है, वो बेचारा पहले 12 का था, तो बहुत ही कम। जबकि भारत का संविधान देखिए आप, कितने संशोधन हो चुके हैं अब तक, संशोधन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रेक्षण में हमने समझा, ठीक है जी। अब जो है जी, अब बात समझते हैं कि लचीला संविधान क्या है। वह संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी से हो जाए, जिसमें संशोधन आसानी से कर सकते हैं, वो कैसे कहता है लचीला संविधान। जैसे ब्रिटेन का संविधान, अब ब्रिटेन में संशोधन करने के लिए कोई कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं है, बस आधे से अधिक लोगों ने हाथ उठाया, बस हो गया पास बिल आपका। जबकि संविधान में अलग है, संविधान जो अमेरिका है उसमें अलग है प्रोसेस। अमेरिका अपने स्टेट्स के पास भी, जो अमेरिका के खुद के यूएसए में अलग अलग देश शामिल भी हैं कि मिलकर वो यूएसए बनाते हैं, वो तो उन पे भी कोई भी यूएसए जब कानून बनाता है तो वो उनके पास भी अथॉरिटी के लिए भेजता है, ठीक है। तो इसमें जटिल प्रक्रिया है, इसमें थोड़ी सी आसान है। तो अमेरिका और ब्रिटेन 2 एग्जाम्पल है। अब इसके बाद आप इसके नीचे एक हेडिंग डालिए, भारतीय संविधान के प्रति दृष्टि, कि भारतीय संविधान जो है उसको आप यहाँ पर कहाँ रखना चाहेंगे, कठोर संविधान में या लचीले संविधान में? बताइए, भारत का संविधान कठोर है लचीला? अब आप कहेंगे कि संशोधन इतने हो गए तो इसका मतलब ये लचीला है। नहीं, भारत का संविधान दोनों का बीच का मिश्रण है, वो आंशिक कठोर आंशिक लचीला है। मतलब कि उसका अधिक अंश जो है वो लचीला है और कुछ अंश जो है उसका कठोर है। तो कुछ ऐसे उपबंध हैं भारतीय संविधान में जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे उपबंध हैं संविधान में जिनमें संशोधन करते समय लोकसभा, राज्यसभा प्लस आधे राज्यों से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी बिल को पारित कराया जाता है, जब जाके वो संशोधन क्या माना जाता है, पास माना जाता है। अब देखिए, एक प्रोसेस तो है कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, बन गया आपका। एक प्रोसेस है जिसमें आपने लोकसभा, राज्यसभा प्लस आधे से अधिक राज्य भारत के अंदर जितने भी हैं उनकी विधानसभाओं द्वारा पारित कराया साधारण बहुमत से। चलिए, मगर फिर उसमें समझिए, अब तो ये कठोर प्रक्रिया है। एक बिल आपका साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, एक बिल विशेष बहुमत से पारित होता है, तो वहाँ पर कठोर लचीले का मिश्रण देखने को मिलता है। तो भारत का जो संविधान है दोनों का क्या है, वो मिश्रण है, ठीक है, दोनों के बीच है। तो अब समझते हैं एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान को। तो एकात्मक और संघात्मक समझिए। पहले एकात्मक संविधान वो होता है, ये शासन की दृष्टि से बांटे गए। हमने किस दृष्टि से बांटे? हमने शासन की दृष्टि से, कि शासन व्यवस्था एकात्मक है, वहां की संघात्मक है, इसके आधार पर। तो इन्हें मैं मिटा दूं, रब कर दूं मैंने। चलिए,
जो आपका ये संघात्मक संविधान है या एकात्मक संविधान, इसके बारे में समझते हैं शासन के आधार पर। अब एकात्मक संविधान वो होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार की सरकार उपस्थित हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक साथ समझ लीजिए आप। एक प्रकार की सरकार में संचालन संबंधी सभी नियम उसके ही हक में आ जाते हैं सगले ही, ठीक है। और संघात्मक वो होता है जहां पर दो प्रकार की सरकारें होती हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अलग हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग हुई। जैसे कि अमेरिका, मैंने आपको बताया अमेरिका में स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। वहाँ पे आपको यदि रहना है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्लस जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उसके गवर्नर से भी लेनी पड़ेगा परमिशन, मतलब कि सेंटर से ली भी आपने, स्टेट से भी ली। मगर भारत में क्या ऐसा है, यदि कोई व्यक्ति बिहार का है वो उत्तर प्रदेश में आकर रहना चाहे, रह सकता है बिल्कुल आराम से। उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस अपने जो डॉक्यूमेंट है उनमें कुछ चेंजेस कराने पड़ेंगे और वो रह सकता है मामूली तौर पर। जबकि वहाँ पर और प्लस यहाँ पर अगर जो परमिशन ली भी चलो उसने बाई चांस मान लीजिए आप, तो वो उसे देगा ही देगा राज्य परमिशन, वो मना नहीं कर सकता। यदि वो मना करता है तो ऐसा करना संविधान का अपमान होगा, ठीक है। जबकि वहाँ पर ऐसा कर सकता है, वो स्टेट चाहे तो परमिशन नहीं दे सकता, वो अलग रहना पड़ेगा उस व्यक्ति को। तो जहाँ पर शक्तियाँ बटी हुई हों वहाँ पर वो संविधान का स्वरूप होता है संघात्मक संविधान, जहाँ पे दोहरा शासन देखने को मिलता है, केंद्र का शासन अलग, राज्य का शासन अलग। और जहाँ एक रूप हो वहाँ पे देखने को मिलता है कि अभी हमारा एकात्मक संविधान, मतलब कि दोनों में हम कंपेयर करके पढ़ते चलेंगे। थोड़ा सा हेडिंग बना के लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो दोनों को समझते हैं हम। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एकात्मक और जी संघात्मक। सबसे पहले समझते हैं हम, इसके अंदर जो था शक्ति का केंद्रीयकरण होता है। और यहां पर विकेंद्रीकरण, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। यहाँ पर यूनिटी देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने कहा कि शक्तियाँ बटी हुई हैं, अमेरिका में स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है। भारत में भी आपको देखने को मिलता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, कि स्टेट की, भारत के संविधान में 3 तरह की सूचियाँ हैं जो उन्हें नियम बनाने के अधिकार देती है। पहली आपकी संघ सूची, सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। केंद्र सूची मतलब किसे बोल देते हैं हम, उसमें वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार या मैं कहूँ जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही कानून बना सकती है और नहीं बना सकता कोई भी। दूसरी है फिर हमारी भी, या फिर राज्य सूची है, स्टेट की, जो उसमें सभी उपबंध हैं जो स्टेट जिन पर कानून बनाएगा। और तीसरी हमारी आती है समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है उसके अंतर्गत वे कानून आते हैं, वे मुद्दे आते हैं, वे नियम आते हैं जिन पे, या वे आपके मुद्दे आएंगे उनमें जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा भी इसमें एक है आपका, स्वास्थ्य भी है, आप देखते हो सेंटर के भी होते हैं हॉस्पिटल्स और स्टेट के भी होते हैं, दोनों तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे हमने जाना विकेंद्रीकरण। अब भारत के अंदर क्या है आप ये सब देख लीजिए, क्या भारत के अंदर विकेंद्रीकरण है? विकेंद्रीकरण है, मगर भारत के यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में क्या है, भारतीय संविधान जो है क्या उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है? हाँ जी। तो हाँ, भारत संविधान में 3 सूची तो देखने को मिलती है हमें, मगर वहीं जब हम देखते हैं संघ सूची के जो पास मुद्दे हैं या कानून बनाने की जो शक्ति है वो कहीं ज़्यादा व्यापक है राज्य के मुकाबले, दोनों को समान प्राप्त नहीं है। कई बार राज्य भिखमंगे से नजर आते हैं केंद्र के सामने, शक्तियों के मामले में कमज़ोर नजर आते हैं, इकोनॉमी के मामले में भी केंद्र के पास में है। तो यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कहीं ना कहीं पावरफुल है, जबकि है शक्तियों का बंटवारा फिर भी वैसी है। प्लस दूसरी बात, राज्यों को स्पेशल ये पावर्स नहीं है कि वो समवर्ती सूची पर यदि केंद्र ने कानून बना दिया तो उसके कानून को ना माने। यदि समवर्ती सूची पर केंद्र ने कानून बनाया और राज्य ने कानून बनाया तो वहाँ पर केंद्र का ही कानून मान्य होगा।
प्लस एक सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी पावर दी गई है कि वो किसी मुद्दे को चाहे समवर्ती सूची से हटाकर या राज्य सूची से हटाकर संघ सूची में डाल सकती है। सबसे बड़ी पावर देखिए। तो शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है हमें भारतीय संविधान में। मगर जो हम बात करते हैं शक्तियों की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट समय आने पर उनकी शक्तियां छीन सकती है, मुद्दों को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो फिर ये चीजें कहीं ना कहीं इस चीज के विरोधाभास फिर वो प्रकट कर दिए कि विकेंद्रीकरण तो है मगर दिख नहीं रहा विकेंद्रीकरण कहाँ है, मुद्दे खत्म कर सकती है। मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज चाहा कि हम उत्तर प्रदेश के टुकड़े करेंगे 2 और एक नया राज्य बनाएंगे, जनसंख्या ज़्यादा है, उसमें उत्तर प्रदेश की मंजूरी हो या ना हो, उत्तर प्रदेश सरकार की, मगर संघ ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पर पावरफुल किसके पास देखने को मिलती है, संघ के पास देखने को मिलती है, केंद्र के पास देखने को मिलती है। तो भारतीय संविधान दोनों के बीच की कड़ी है, मैं कहूँ ना तो यह है ना ये है। वो ऐसे समझिए, उसका एक डायग्राम के प्रति समझते हैं, ये समझिए मैंने दिखाया आपको, जो दिखने में है भारतीय संविधान वो ऐसा है, वो संघात्मक है, मगर जो उसका झुकाव है वो कैसा है, वो एकात्मक है। भारतीय संविधान खड़ा तो संघात्मक ढांचे पे है, मगर वो झुकाव है वो एकात्मक की ओर है, कहीं ना कहीं एकात्मक की ओर वो झुक जाता है। या मैं कहूँ कि उसका जो ढांचा है वो संघात्मक है, जो उसकी आत्मा है वो कैसी है, एकात्मक है। जैसे आपातकाल के समय पर जो संविधान का स्वरूप होता है वो पूरी तरह से कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लो ही मान्य होते हैं और उसके कानूनी पूरे देश भर में माने जाते हैं, उसमें फिर राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं रह जाती। अब दूसरा प्रश्न ये भी आता होगा आपके मन में, जब कोई मान्यता नहीं रह जाती तो इसे पूरी तरह से एकात्मक क्यों नहीं बना दिया गया, विकेंद्रीकरण क्यों कहा गया शक्तियों का? तो उसके लिए 2 चीजें रीजन में है बेटा, समझो। सबसे पहले तो भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं भौगोलिक स्थिति में, आप सभी जानते हैं। इतने बड़े राज्य का संचालन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं परेशान ना हो जाए, सभी मुद्दों को, छोटे बड़े मुद्दों को संभालते संभालते, या उसे दिक्कतें ना होने लगे या भ्रष्टाचार अधिक ना फैल जाए, तो इसीलिए सरकार के एक रूप को ना स्वीकार कर 2 रूप को स्वीकार किया गया, एक संघ सरकार, केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। जो बड़े अहम मुद्दे थे वो सभी केंद्र सरकार को दे दिए गए और जो छोटे अन्य मुद्दे थे वो सभी राज्य सरकार को दे दिए गए। तो संचालन में आसानी हो देश के और प्रशासनिक व्यवस्था में आसानी हो, इसीलिए इसका जो स्वरूप है, वो ढांचा है, वो कैसा रखा गया, संघात्मक। मगर इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसके अंदर कैसा गुण रखे गए, एकात्मक के गुण। तो पहली बात, भारत इन दोनों के बीच का है, ना तो पूरी तरह से ये ना ये है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ से इसमें मिलती है कि इकहरी नागरिकता। यहाँ पे देखने को मिलती है दोहरी नागरिकता। जो आपकी ये एकात्मक सरकार है, एकात्मक संविधान है, वो इकहरी नागरिकता होती है। वो अपने नागरिकों को एक रूप से समान मानता है और इन दोहरी नागरिकता कोई नहीं कहता कि आप राज्य सरकार से भी कोई परमिशन लीजिए, बस आपने सेंटर परमिशन दे दी, सेंटर की परमिशन ही काफ़ी है। जबकि संघात्मक में सेंटर भी देगी प्लस स्टेट भी देगी, जैसे अमेरिका, मैंने आपको उदाहरण दिया था अभी। तो भारत में कहाँ है, भारत में इकहरी नागरिकता है। देखिए सबसे बड़ी विशेषता इकहरी नागरिकता, और इसी नागरिकता के आधार पर पहचान होती है कि हम सभी भारतीय हैं या फिर नहीं है, ठीक है। और इसी नागरिकता के प्राप्त होने पर जो हम नागरिक हैं, यही हमें जब चीज़ हमारे पास है तो हमें स्पेशल राइट्स मिलते हैं संविधान द्वारा कुछ, ठीक है। तो भारतीय संविधान यहाँ पे तो सीधा सीधा कैसा रूप मिलता है, एकात्मक। यहाँ पे तो भारतीय संविधान एकात्मक रूप देखने को मिला। ऊपर वाले में इनमें कुछ नहीं था, बीच का था बेचारे का, दोनों का मिडिल था। मिडिल भी कि यहाँ पर भी मैं कहूँ एकात्मक ही था, झुकाव यहाँ ना होकर यहाँ था ज़्यादा उसका, ठीक है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात जो आती है यहाँ पर आपकी कि इकहरी नागरिकता हो गई और शक्तियों का बंटवारा भी हो गया आपका। दोहरी सरकार प्रणाली, ये भी आप समझ गए होंगे। कुल मिलाकर आप यहाँ तक समझे नहीं समझे कि क्या संघात्मक विशेषता है या फिर क्या एकात्मक है, या भारतीय संविधान में कहाँ है। तो भारतीय संविधान जो है आपातकाल के समय पे एकात्मक हो जाता है
या मैं कहूँ पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में पास में जाता है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक कहते हैं, कुछ एकात्मक। तो ये ना तो पूर्णतः संघात्मक है ना पूर्णतः एकात्मक है, ये दोनों के बीच का मिश्रण है। ये संवैधानिक जो ढांचा है इसका वो संघात्मक सा प्रतीत होता है, मगर शक्तियों के मामले में इसका एकीकरण सा होता दिखाई देता है और कहीं ना कहीं ये एकात्मक रूप की तरफ झुक जाता है। तो संविधान क्या है, वो संविधान संघात्मक ढांचे पे खड़ा हुआ है लेकिन एकात्मक की ओर झुका हुआ है। तो ये सभी टाइप समझ में आए संविधान के, ठीक है। चलिए अब संघात्मक जो संविधान है उसका विशेषता भैया अमेरिका का संविधान, एकात्मक जो संविधान है वो है ब्रिटेन का, ठीक है, फ्रांस का। अच्छा जी, ये हमने जाना संविधान के बारे में कुछ बेसिक सी नॉलेज। अच्छा बोर हो रहे हो तो फिर बता देना भैया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने आता होगा कि संविधान किस पर आधारित होता है, किस पर अच्छा संविधान क्या निर्धारित करता है, तो समझ में आ गए। सरकार के लिए दायित्व उत्तरदायित्व उसका महत्व जो है वही वो निर्धारण करता है। अब संविधान किस पर आधारित होता है, तो जो संविधान बनाया गया उस समय के जो उसे बनाने वाले व्यक्ति थे वो उनके आदर्शों को निर्धारित करता है, वो उनके आदर्शों पर आधारित होता है, आधारित नहीं आधारित धनु से, ठीक है। ये तो आधारित होता है, वो उनकी जो सोच थी भारत के प्रति आने वाले समय के लिए भी वो उनका निर्धारण करता है कि भारत की जो प्रकृति है आने वाले समय में वो कैसी हो और उसके नागरिकों को क्या क्या स्पेशल राइट्स वहाँ पर मिलने चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का निर्धारण भी इन चीज़ों पर आधारित होता है। और जैसे कि उस समय पर लोगों ने, कुछ भारत संविधान निर्माताओं ने रूप देखे होंगे जब तो उन्हें लोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग किया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया और न्याय के बारे में बताया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो ये उनके आदर्श ही तो थे जिन पर संविधान आधारित था भैया। तो संविधान उनके बनाने वाले, संविधान उसको बनाने वाले लोगों के आदर्शों पर, मूल्यों पर आधारित होता है, उन पर खरा उतरता है, ठीक है। ये चीज हम समझे, तो इन पर आधारित होता है। इसमें जो संविधान है उसमें जो आप ध्यान से पढ़ोगे तो संविधान में संविधान बनाने वाले लोगों की, व्यक्तियों की मनोवृत्ति झलकती है, हमें उसकी विचारधारा झलकती है पूरी, कि किस तरह की विचारधारा के थे वे लोग, महान लोग जिन्होंने संविधान को आकार दिया, संविधान को बनाया, ठीक है। तो संविधान इन चीज़ों पर आधारित होता है, अपने बनाने वाले लोगों के मूल्यों पर आधारित होता है, ठीक है। और यही सब रूप वो आगे को रखना चाहता है, मतलब कि वे लोग कहीं ना कहीं, वो हम कह सकते कि वो व्यक्ति जो हमारे बीच में आज नहीं रहे, मगर ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच में जीवित हैं, संवैधानिक रूप में हो या उनके विचारों के रूप में हो। व्यक्ति समाप्त हो सकता है, दैहिक शरीर समाप्त हो सकता है आपका, आपकी विचारधारा समाप्त नहीं हो सकती। विचारधारा तो अमर है, तो विचारधारा को ही तो हम कहते हैं वाद, संविधानवाद, गांधीवाद। गांधी जी के विचारों से प्रेरित जो लोग हैं वो गांधीवाद को मानते हैं। अम्बेडकरवाद, जो अम्बेडकर के विचारधारा से प्रेरित लोग हैं वो अम्बेडकर को मानते हैं। तो जो अम्बेडकरवाद है, जो गांधीवाद है, जितने भी अन्य वाद हैं, पर्यावरणवाद, संस्कृतिवाद, ये सभी व्यक्तियों की या उसमें जो इन्हें विद्यमानों ने उसको बनाया, उनकी विचारधारा को, इसमें क्या है, मिश्रण है। और व्यक्ति वो समाप्त हो गया लेकिन उसकी विचारधारा आगे चल के बढ़ गई, इस तरह के समझते हैं वो व्यक्ति अमर हो गया उस क्षेत्र में, उसी को उसी का वाद कह दिया जाता है। तो आज ये चीज़ क्लियर हुई। आशा करता हूँ आज की वीडियो सब कुछ समझ में आया होगा आपके। यदि समझ में आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। कल हम समझेंगे कि क्या संविधान ना होता तो जो प्राचीन भारत था उस समय पे क्या स्थिति होती, जो हमारा क्वेश्चन था, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि क्या था भारत के अंदर स्थिति आपकी, ठीक है जी। तो धन्यवाद।